बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं इस सेक्शन में आप लोगों को वेलकम करता हूँ और अब काम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है ना वो काम जो है ना ब्रेक किया था। अच्छा देखिएगा कि हमारे पास जो हमने कोड बेटा इसका डेवलप किया है और माइग्रेशन हमने बनाई और माइग्रेशन बनाने के बाद जब हम पैकेज मैनेजर कंसोल पे के थ्रू हमने माइग्रेशन क्रिएट करवा ली, लेकिन जब हम इस माइग्रेशन को रन करवा रहे हैं तो हमारे पास कीवर्ड नॉट सपोर्टेड और उसमें डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी यूज़र आईडी का ना जो है ना ये एरर दे रहा है। अच्छा, अगर ये कहाँ आ रहा है बेसिकली डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी और यूज़र आईडी, अगर आप गौर करें तो हमारी जो ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल है ना बेटा, ये वहाँ पे लिखी हुई है चीज़। ये एम्प्लॉय डीबी यूज़र आईडी। अच्छा, मैं ये कह रहा था यूज़र आईडी के अंदर स्पेस नहीं है बेटा, इसके अंदर स्पेस है। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप के पास जो सेकंड मिस्टेक हम करें, बेसिकली डेटाबेस कॉलन नहीं है बेटा, ये डेटाबेस इक्वल टू का साइन है, डेटाबेस एम्प्लॉय डीबी। ठीक हो गया? तो इसकी वजह से एरर आ रहा है। इसको हम सेव करते हैं, इसको हम बिल्ड भी कर लेते हैं, जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग करेंगे और हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम ठीक हो जाएगा। और मैं आपको एसक्यूएल सर्वर दिखा दूं, एसक्यूएल सर्वर पर हमारे पास किसी किस्म की कोई डीबी जो है ना बेटा क्रिएट नहीं हुई हुई। ठीक है, अच्छा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। कोई डीबी हमारे पास नहीं है और इसी को हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब ज़रा देखिएगा बेटा जी, हमारे पास सीन ये है कि हमने माइग्रेशन बना ली और माइग्रेशन जब बनाई तो माइग्रेशन के फ़ोल्डर पे आपको ये चीज़ें जो है ना अवेलेबल इस तरह से हुई। नंबर एक। नंबर टू, माइग्रेशन आपने बनाई कैसे? पैकेज मैनेजर कंसोल के थ्रू, ऐड माइग्रेशन के थ्रू। अच्छा, फिर आपने माइग्रेशन जब बना ली है तो आप इसी माइग्रेशन को आप अपने सर्वर के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाना चाह रहे हैं। सर्वर से मुराद आपका एसक्यूएल सर्वर या डीबीएमएस जो भी होगा। यहाँ पर हम दोबारा इसको यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग को अपडेट करने के बाद हम दोबारा से इसको अपडेट करते हैं। अपडेट डेटाबेस चलाते हैं। दिस टाइम इसने बिल्ड किया प्रोजेक्ट को और बिल्ड कंप्लीट हो गया, तो ये अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। इट मीन्स ये सर्वर के पास जा रहा है। ये जो सर्वर हमने यहाँ पर लिखा हुआ ना एड्रेस कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर, ये वहाँ जा रहा है और वहाँ जाकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहा है। इट मीन्स माइग्रेशन की बेस पे अपडेट करने की कोशिश कर रहा है। और अब ये आपको मैसेज दे रहा है डन। अब इसने एरर नहीं दिया, लास्ट टाइम इसने कॉलन पे एरर दे रहा था। अब डन से ये हुआ है कि माइग्रेशन जो क्रिएट हुई है, इसने इस माइग्रेशन को एग्जीक्यूट भी किया और उसकी बेस पे सर्वर के ऊपर कुछ चेंजेस भी किए होंगे बेस्ड ऑन आर कोड। जो कोड हमने माइग्रेशन के लिए लिखा, जो कोड हमने माइग्रेशन के थ्रू हम चाह रहे हैं सर्वर के ऊपर रन हो। अगर आप सर्वर पे आएँ और सर्वर पे आकर अगर आप देखें तो स्टिल कोई डेटाबेस हमारे पास नहीं बनी हुई। लेकिन अगर आप डेटाबेस के इस नोड पे राइट क्लिक करें और यहाँ पर बेटा रिफ्रेश करें ना, चूंकि वहाँ पे डन सक्सेस आपके पास आ गई है, तो ये एम्प्लॉय डीबी इसने क्रिएट कर दी है। पहली सक्सेस जो आपके पास जो रिसीव हुई वो ये कि इसने एम्प्लॉय डीबी जो है ना वो क्रिएट कर दी। जी बिल्कुल, एम्प्लॉय डीबी आपके पास क्रिएट होगी। और इसको अगर आप एक्सपेंड करें तो आपको नजर आएगा कि टेबल्स और बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। और टेबल्स में आपको देखिएगा कि एम्प्लॉय डीबी डॉट एम्प्लॉयज़, ये टेबल भी आपके पास जो है ना बेटा बन कर आ चुका है। तो ये अब हमें ना ये बड़ी एक अच्छी बात जो है ना वो सामने आई है कि टेबल भी बन गया है। क्या टेबल के कॉलम्स बन गए हैं? जी कॉलम्स भी बन गए हैं। जरा आप देखिएगा, आईडी, नेम, पोजीशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। और इसमें जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी अप्लाई हो गए हैं एटसेट्रा। ये बिल्कुल जो है ना वो रेडी टू यूज़ है ये टेबल। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक एक और टेबल भी बना है, ई एफ माइग्रेशन हिस्ट्री। ई एफ स्टैंड्स फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क। माइग्रेशन हिस्ट्री मीन्स जो इसने माइग्रेशन इसने बनाई और इसकी जो चलाई, उसमें जो हिस्ट्री अपने पास ये मेंटेन कर रहा है रिकॉर्ड के लिए, वो भी अपने पास ये एक टेबल एक्स्ट्रा बनेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब एक यहाँ पर एक मैं आपको टिप बताता चलूँ। अब इसने कहा कि जी एक माइग्रेशन जो है ना बनी है, जो कि आपने इस टाइम पे बनाई थी और इसका ये वर्जन था, फाइन। एक टिप में जो आपको बता दूं कि जब आप कोई माइग्रेशन बनाते हैं, जिस तरह की ये माइग्रेशन बेटा आपने यहाँ पर बिल्ड की, किसमें बोला? एसक्यूएल सर्वर में नहीं, विजुअल स्टूडियो में। ये माइग्रेशन आपने यहाँ पे बिल्ड की। जब आप माइग्रेशन बेटा बनाते हैं और जब उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं यानी कि अपडेट डेटाबेस करवा लेते हैं, यानी कि पैकेज मैनेजर कंसोल पर आप पहले ऐड माइग्रेशन से क्रिएट करवाई माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस से आपने इसको एग्जीक्यूट करवा दिया, सर्वर के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी और वहाँ पे सक्सेस आपको मिल गई। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी वो आपको मिल गई। उसके बाद आप ये माइग्रेशन जो है ना बेटा, ये वाली ये टेबल, ये जो फोल्डर है या ये पर्टिकुलर माइग्रेशन क्या डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल आपने स्ट्रेट अवे इसको डिलीट करना शुरू नहीं कर देना। थोड़ा सा इसको समझें, इसके बिहेवियर को समझें कि ये किन मौके पे किस तरह का बिहेवियर जो है ना वो आपको देता है। और इसको अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप इस पोजीशन पे हों कि हाँ अब मैं माइग्रेशन को कंट्रोल कर सकता हूँ, फिर आप इन चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। तो उस वक्त डिलीट करें कि जब आप इसके ऊपर अच्छी खासी कमांड जो है ना आ जाए। तो एक काम हो गया। तो हमने किया हमने कोड फर्स्ट अप्रोच के थ्रू बेटा हमने डेटाबेस जो है ना वो क्रिएट करवा ली है।
ये यहाँ पर सर्वर पे। तो ये CRUD ऑपरेशन का बेटा पहला एक स्टेप है कि जिसके थ्रू आप हमने जिसके थ्रू आपने अपनी डेटाबेस की अपने जो है जो अपना प्रोजेक्ट है वो क्रिएट किया। प्रोजेक्ट के अंदर आपने चीज़ें जो है ना वो हुकअप की, आपने इसके अंदर एनविगेट पैकेजेस जो है ना वो लेकर आए, फिर माइग्रेशंस आपने इनेबल करवाई। माइग्रेशन इनेबल करवाने के बाद आपने इसके अंदर क्रिएट करवाई, उनको अपडेट करवाई, डेटाबेस के अंदर उसको रिफ्लेक्ट करवाया। ठीक है, अब आप लेट्स से अब आप चाहते हैं कि जी मैं इस माइग्रेशन को थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके जाऊँ। जी बिल्कुल, अगर लेट्स से बेटा आप चाहते हैं कि जी मैं अपने इसी जो मेरे पास ये जो मॉडल्स के अंदर अगर मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ जी ये एम्प्लॉय नाम का जो मैंने टेबल बनाया है इसके अंदर मैं एक और कॉलम इंक्लूड करवा दूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी 4 जेंडर। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब चूंकि ये मेरे कोड के अंदर मेरी यानी कि मॉडल्स के कोड के अंदर एक चेंज है तो ये मुझे सर्वर पे रिफ्लेक्ट करवानी है। जो आपने कंट्रोलर्स के अंदर और व्यूज़ के अंदर कोड लिखेंगे या बाकी कोड कहीं भी लिखेंगे तो वो आपको सर्वर पे रिफ्लेक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मॉडल्स के अंदर जो चेंज लिखेंगे और स्पेशली उस मॉडल के अंदर जो कि आपने कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर रिफ्लेक्ट करवाया हुआ है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट क्लास में अंदर आपने एम्प्लॉई रिफ्लेक्ट करवाया हुआ है ना, तो इसको आप अंदर जो चेंज करेंगे वो आपको उसके लिए दोबारा से माइग्रेशन बनानी पड़ेगी। तो माइग्रेशन आप कहते हैं जी मैं दोबारा से माइग्रेशन बना रहा हूँ, उसके लिए आप ये अप डाउन एरो करें तो कमांड्स वापस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप कहते हैं जी ये मैंने माइग्रेशन चलाई थी 01, अब मैं 02 बनाता हूँ। ठीक है, जब आप 02 बनाएंगे जो चेंज आपने मॉडल के अंदर की है तो इस माइग्रेशन में सिर्फ वो चेंज आपको नजर आएगी। ठीक है, मैं अब देखिएगा कि जब माइग्रेशन बनेगी तो इसमें चेंजेस देखिए क्या आपको मिलती है। माइग्रेशन इसने बना दी है। अब माइग्रेशन इसने बनाई है तो इसने कहा जी कि मैं इस टेबल के अंदर इस टेबल के अंदर ये जेंडर ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इसको रिमूव करवाएंगे तो मैं ड्रॉप कॉलम करूंगा। अभी ऐड कॉलम सिर्फ जेंडर इसने ऐड करा, बाकी चीज़ें नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पहले से वो ऐड हुई है इसके पास, तो उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पे आके यहाँ पे देखते हैं माइग्रेशन के फोल्डर में, तो अब आपको 2 माइग्रेशन नजर आ रही हैं, बिस्मिल्लाह 01 एंड बिस्मिल्लाह 02। बिस्मिल्लाह 01 आपने बनाई भी और आपने एग्जीक्यूट भी करवा दी अपडेट डेटाबेस के थ्रू। ये पेंडिंग है, ये बन तो चुकी है बट ये पेंडिंग है। ठीक है, तो आप पैकेज मैनेजर कंसोल पर आप आएंगे और यहाँ पर आप दोबारा से बेटा कमांड इसमें यहाँ पे इशू करेंगे अपडेट डेटाबेस। जब आप अपडेट डेटाबेस करेंगे तो ये फिर वही प्रोसेस होगा, प्रोजेक्ट बिल्ड होगा आपका, और अगर बिल्ड सक्सेसफुल हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे सर्वर पे। सर्वर पे मैं आता हूँ, सर्वर पे इनिशियली टेबल्स के अंदर आपके पास जो एम्प्लॉय का टेबल है इसमें आप देखें कि जो वो कॉलम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जेंडर की वो नहीं है, लेकिन आप इसको अगर रिफ्रेश करते हैं ना बेटा, यहाँ से इसको अगर आप रिफ्रेश करते हैं तो आप जरा देखिएगा ये माइग्रेशन चूंकि आपने यहाँ पर करवा दी है तो यहाँ पर आपको ये कॉलम्स में ये जेंडर और कॉलम जो ना आपको मिल रहा है। तो जो जो चेंजेस आप करवाएंगे, लेट्स से किसी कॉलम को रीनेम करवाते हैं वो आपको मिल जाएगा, कोई नया टेबल आप इसके अंदर क्रिएट करवाते हैं वो मिल जाएगा, कोई टेबल डिलीट करवाते हैं, ठीक है, कोई कंस्ट्रेंट ऐड करवाते हैं। जितनी चीज़ें आप करवाएंगे अपने कोड के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू, आप जब उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्वर पे ये चीज़ें हुई हुई मिल जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड कोड फर्स्ट अप्रोच। और ये आपके CRUD में और ये आपकी जो हम काम कर रहे हैं इसमें कोड फर्स्ट अप्रोच में, इस हवाले से ये बेनिफिशियल है, इस हवाले से ये पावरफुल है कि आप कोड के थ्रू अपनी पूरी डेटाबेस के स्ट्रक्चर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें आपका जो इनसाइड होता है, जो आपका जो जो अपनी आपकी जो आई है, आपका एनालिसिस है, आपकी जो ओवरव्यू है जो कि आप डेटाबेस की अपनी माइंड के अंदर बिल्ड करते हैं, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि आपने सारा कोड अपने खुद हाथ से एज इन टर्म्स ऑफ क्लासेस जो सी शार्प क्लासेस लिखा होता है और उसको इन टर्म्स ऑफ सी शार्प क्लासेस आप जो है ना अपने सर्वर के ऊपर रिफ्लेक्ट करवाते हैं। तो ये एक अच्छी रिकमेंडेड अप्रोच है बेटा। ये डेवलपर्स की अप्रोच है, ये प्रोग्रामर्स की अप्रोच है, ये डीवीएस की अप्रोच नहीं है, ये प्योर प्रोग्रामर की अप्रोच है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की रिकमेंडेड अप्रोच है, कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इसी अप्रोच को जो है ना वो यूज़ करें। जी बेटा, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा प्लीज़। सर कोई क्वेश्चन नहीं सर। अच्छा बेटा, आप लोग जो लोग लेट्स से क्लासेस जिनकी मिस हो रही हैं वो तो यूट्यूब पे किसी लेट्स से अगर लाइट का इशू है या नेट का इशू है तो यूट्यूब पर डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को मेक श्योर कि आपको ये चीज़ें वहाँ पर जो कि अवेलेबल हैं और आप इनको वहाँ से जो है ना बेटा देखते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक कोई इशू नहीं है बेटा। ये CRUD का पहला पार्ट है जो कि जिसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें हमने अपनी माइग्रेशंस और एट्सेट्रा सारी चीज़ों को जो है ना वो देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप बेसिकली ये होगा कि हम इसी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे और इसी तरह से इसमें जो
जो अब हमने जो एसक्यूएल सर्वर के साथ हैंडशेकिंग कर ली, उसकी टेबल्स को, उसकी सारी चीज़ें क्रिएट करवा ली। अब हमने इसके अंदर रिकॉर्ड्स जो है ना बेटा क्रिएट करवाने हैं, और रिकॉर्ड क्रिएट, अपडेट और डिलीट करवाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो स्टेप्स रिक्वायर्ड होंगे वो प्लीज़ आप एक मेक श्योर करें कि कल जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी, उस क्लास पे जाने से पहले आपके पास जो है ना ये कॉन्सेप्ट हों कि आपने HTML फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। HTML फॉर्म्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं जो वो क्या हैं, वो किस तरीके से हम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ मेक श्योर करेंगे आपको जो है ना ये क्लियर हो, ताकि जब हम इसको कल .NET कोर के अंदर हम यूज़ करेंगे तो हमें वो चीज़ें डिस्टर्ब ना करें। तो कल बेटा ये जो इसका रिमेनिंग पार्ट है जो कि लास्ट सेशन होगा हमारा, और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें जो है ना इसे कवर कर लेंगे। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे घर में जो है ना एक शादी का फंक्शन है आज और कल, अनफॉर्चुनेटली, जिसकी वजह से मेरी आज मॉर्निंग क्लास मिस की और इवनिंग पे शिफ्ट की, लेकिन वो भी मैनेज नहीं हो सकी, लाइट चलेगी उसके बाद। तो कल क्या हम अर्ली मॉर्निंग में एक सेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और दिन में या इवनिंग में कल दोबारा जो भी टाइम हुआ उसके अकॉर्डिंगली उसको जो है ना वो कर लेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है। अर्ली मॉर्निंग मींस अर्ली मॉर्निंग सर में ये है कि ना बेटा मेहमान जितने भी आए हैं वो सोए हुए होंगे, ठीक है। तो मैं आराम से जो है ना वो क्लास जो है सर ना आप अर्ली लोगों से मॉर्निंग में सर फिर आप काइंडली अगर हो तो फजर के बाद अगर कर लें। मैं आ जाऊंगा बेटे, मैं आ जाऊंगा। मेरी आप लोगों बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि कल हमारा लास्ट सेशन है, लास्ट डे हमारा जो ऑफिशियल है, ठीक है। अनऑफिशियल वे में इंशाल्लाह हम चलते रहेंगे आगे, जो जो मेरे पास हैं ऑप्शंस कुछ करवाने के लिए आपको प्रोजेक्ट में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करवा रहा हूँ, करवाऊंगा इंशाल्लाह आपको जो जो करना चाहेंगे। तो कल मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग एक सेशन मेरे साथ कंडक्ट कर लें, मैं एट ईज़ हो जाऊँगा। दिन में थोड़ा सा मैं जो अपने बाकी मामला आते हैं घर के वो थोड़े से देख लूँगा, प्लीज़। जी बेटा। ठीक है सर। सर मेरी तरफ से तो यही है कि फजर के टाइम के कोई साहब मोस्टली उठते होंगे सर, या फिर उठे रहते हैं सर। मैं तो सर पूरी रात उठे रहते हैं, तो बाकी उठते होंगे कोई ना कोई। जी अगर नहीं इंशाल्लाह। उठते तो फजर की जी नमाज वैसे ही पढ़ लेंगे सर, ठीक तो है, साथ ही सेशन अगर हो जाए तो ठीक ज़्यादा है। बेटर होगा। मैं सिर्फ बेटे ये देखिएगा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा। अगर आप लोग मैक्सिमम आ सकते हैं तो बेहतर हो जाएगा। अगर मैक्सिमम नहीं आ सकेंगे तो फिर ये है कि फिर इवनिंग में उसमें डेफिनेटली मेरे लिए थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। एक अर्ली मॉर्निंग कर लें और एक कल ना फजर के इवनिंग फौरन लेट बाद नाइट आप कर लें। रख लें। जी आमना बेटा, ठीक है। फजर के सर बाद, फजर के बाद। ठीक है मेरे बेटे। फजर के बाद अराउंड हम लोग आप लोगों के लिए कन्वीनियंट टाइम क्या है? फजर की नमाज तो लेट से आप 4 बजे सर पढ़ के फारिग हो जाते हैं ना? यस सर जी 4:40 कर सर लें या नमाज 4:30 पढ़ते हैं कर तो लें। फिर जाग ही रहे होते हैं, ठीक। तो उस टाइम ज्यादा सही रहेगा। जी बेटा, GR हैं हमारे साथ यहाँ पे, GR जो हैं। GR से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेक श्योर कर लें 4:40 है या 5 इन द मॉर्निंग, 5 AM बेटा। CR से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटा आप भी देख लें। ओके सर। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। 5 तहरीम PM ठीक है सर, 5 PM, 5 फाइनलाइज AM करते हैं ठीक है ना 5 बेटा? PM। सुबह 5 AM बेटा, जी सर जी ठीक सर है। 5 AM। ठीक ठीक है बेटा। ठीक है कल सर 5 5 AM, 5 AM से ऑनवर्ड ना 2-3 सेशन कर लेंगे, उसमें इंशाल्लाह मैक्सिमम जो है ना कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों से, ठीक है आप लोगों को बहुत बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपने सिर्फ जो उसमें HTML जो फॉर्म का जो टैग है ये थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बेटा मिलते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर में सर। लेक्चर्स नहीं अपलोड कर देता हूँ बेटा। सर एक तो क्वेश्चन से सर बाकी भी होंगे, लेकिन वो मैं जब सेशन सुनूंगा सर वो जी वीडियो जी तो सर बेटे, मैं कर जी लूँगा। बेटा बताएं। सर फिलहाल ये क्या सर, जो हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था थीम वाला सर, हाँ जी, सर हमने उसको आगे क्यों नहीं लेके चले सर? वैसे जनरली पूछ रहा हूँ सर। हाँ ठीक है बेटे। मैं, अच्छा आप उस वक्त थे नहीं जब मैंने ये चीज़ ना डिस्कस की थी बेटे। आप थोड़ा सा लेट आए थे ना उस सेशन में। ये मैंने आपसे कहा था, देखिएगा मैंने कहा था जी कि हम लोग अभी जो हमने हमारे पास ना ये SQL सर्वर, ये विजुअल स्टूडियो, मैंने बेटे ये बात की थी कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, हमारे पास मॉडल हमने हम सॉरी कंट्रोलर्स का वर्किंग देख चुके थे, व्यूज़ का की वर्किंग देख चुके थे, और थीम भी इसमें इम्प्लीमेंट करवा ली थी हमने जो जो हमारा लास्ट सेशन था उसके अंदर तक, ठीक है। मैंने वहाँ तक उसको ब्रेक किया। मैंने एक नया प्रोजेक्ट जो कि MVC बेस्ड था उसको उठाया। नंबर 1 उससे लर्निंग का पर्पज़ था कि एक जो MVC बेस्ड प्रोजेक्ट जो हम बनाते हैं स्क्रैच से, उसको भी हम समझ लें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर्स का आर्किटेक्चर हमें बनाया मिल जाएगा। 2 बातें होंगी। और तीसरी चीज़ बेटा ये है कि मेरा फोकस था कि मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ मॉडल्स के हवाले से जो है ना वो आगे लेके चलूँ। जब आप थीम के ऊपर जाएंगे ना, वहाँ थीम पर आपको थीम के लिंक्स, फिर थीम के साथ उसकी जो कंट्रोल्स, फिर थीम के साथ उसकी कुछ जो बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी ना थीम की, वो थोड़ी देर के लिए मैं उसे आपको बाहर लाना चाह रहा था। मुझे अभी पूरा यकीन है कि आपको मॉडल्स
अपनी माइग्रेशंस और बाकी चीज़ें ना क्लियर होगी होंगी। मुझे सिर्फ ये वाला क्रेड का टॉपिक कंप्लीट कर लेने दें, मैं ये क्रेड का टॉपिक उठाकर इसी तरीके से उस थीम वाले पे जाकर इंप्लीमेंट करवा दूंगा, ठीक हो गया, तो आपको जो है ना वहाँ पे ये थीम पे एज इट इज़ नज़र आ जाएगी। लेकिन उसमें ना फिर ठीक हो आपकी थीम और ये मॉडल्स की जो चीज़ें थी ना, ये मिक्सअप नहीं होंगी इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि मॉडल्स को हम यहाँ पर इंडिपेंडेंटली हम समझ चुके हैं। अब देखिएगा, जब आप मॉडल्स को आपने पढ़ा है और आपने जब ये EF को पढ़ा है, फिर आप EF कोर के ऊपर गए, फिर आपने पैकेजेस पे गए, पैकेजेस से आपने पैकेजेस की टाइप्स, फिर आपने ये जो लोकल पैकेजेस है, ये जो NuGet पैकेजेस और ये जो पैकेज मैनेजर कंसोल है, अब इन फिर उसकी nuget.org को आपने देखा ये सारे सेशंस के अंदर। तो वो मैं चाह रहा था कि आपको इंडिपेंडेंटली समझा दूं और फिर इसको उठा कर ना बेटे थीम के ऊपर ले जाएंगे। बल्कि मैं शायद मैं अगर मैं भी आपको ले जाऊंगा, और बल्कि आप इंशाल्लाह खुद भी कर सकेंगे कि उस पे जो मैंने 2-3 पैकेजेस आपको बताए हैं, आपने उनको इंस्टॉल करवाना है और ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह अवेलेबल भी हो जाएंगे। ये जो अभी मैंने काम किया, ये मैं होपफुली 10 to 15 मिनट्स इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। आप मेक श्योर करें कि आप इनको ओवरव्यू कर लें, इनको जो HTML का मैंने बताया वो भी आप देख लें, और इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगे बेटा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है जी, ओके। कोई और क्वेश्चन है यस प्लीज़ सर। बताइएगा। सर एक क्वेश्चन ये है कि जो हमने स्क्रैच से सर बनाया था MVC का प्रोजेक्ट सर, जी बेटे। MPT बना के सर उसको MVC में कन्वर्ट किया था, जी और अगर जो हम डायरेक्टली बनाते हैं MVC का, तो उनमें सर फ़र्क फिर भी रहता है कोई सेटिंग्स वगैरह में, अगर हम वो उसको स्क्रैच से बना के MVC में ले आएँ और ये डायरेक्टली MVC में, कोई अच्छा, हाँ कॉन्फ़िगरेशन का ठीक है में जी। डिफरेंस रहता है कि नहीं? अच्छा ठीक हो गया जी, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, माइट बी स्लाइटली सा वो डिफरेंस जो है ना वो आपके पास आए, जहाँ पर हमने उसकी बात की थी यूज़ MVC और यूज़ MVC विद डिफ़ॉल्ट राउट्स, वो माइट भी हल्का सा आए, वरना कोई डिफरेंस नहीं होगा बेटा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, ठीक है सर। इसमें बनाने से आपको ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको जो और रिक्वायर्ड चीज़ें, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारी रिक्वायर्ड चीज़ें मिल जाती हैं, वो तो फिर कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा ना कि भाई सारे पैकेजेस मिल जाएंगे। नहीं, सारे पैकेजेस जो 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 कि इंतहाई ज़रूरी होते हैं वो ये बाय डिफ़ॉल्ट दे देते हैं, वरना बाकी आप लेते रहें। एम्प्टी प्रोजेक्ट में तो वो भी नहीं होते, वो भी आप खुद सारे जो है ना वो लेकर आते हैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इसका स्ट्रक्चर समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। एम्प्टी प्रोजेक्ट में देखें, ये यहाँ पर आपको ना ये WWW रूट होते हैं, ना ये फोल्डर्स होते हैं, ऐप सेटिंग वगैरह सब कुछ खाली पड़ा होता है। तो वो आप जब स्क्रैच से बनाते हैं ना, तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है बेटा, ठीक है। तो वो मैं शुरू से ये मॉडल व्यू कंट्रोलर्स भी ला सकता था आपको। तो उसमें ना फिर जब जहाँ पर डीबग करना पड़ जाता है, चीज़ों को जाकर खुद जो है ना मैनिपुलेट करना पड़ता है, तो फिर बंदा थोड़ा सा परेशान होता है, वरना और कोई रीज़न नहीं थी बेटे यहाँ पे आपको इस तरह से लाने की। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, यस सर, ठीक चलिए। है। सर थैंक यू वो बेटा। जी जी, ओरेकल का आपने कहा था सर, वो रिमाइंड कराएं सर, वो गूगल से मिल जाएगा हमें? गूगल से मिल जाएगा, और गूगल पे ना आपको बहुत ज़ोर लगाना पड़ेगा उसमें। इसकी एक रीज़न है बेटा। शाहजेब, मुझे अगर जी इजाज़त दें तो मैं आपको ना हल्का सा बता देता हूँ, इसको आप फिर गूगल पे भी ढूंढ लें, ठीक है। ये जी सर, देखिएगा, बता दें। जी मैं बता देता हूँ बेटा, थैंक यू शाहजेब। ये देखिएगा, मॉडल्स में जब हम आएंगे ना, मॉडल्स में ये मॉडल है हमारा employee.cs। यानी क्वेश्चन शाहजेब बेटे का ये था कि सर ये जो काम हम SQL सर्वर के लिए कर रहे हैं, क्या ये Oracle के साथ भी चलेगा? मैंने ये कहा है कि बेटा एग्जैक्टली चलेगा, विद विद माइनर चेंज इन कोड, माइनर चेंज, यानी और वो माइनर चेंज भी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। यही कोड आपका Oracle के साथ, यही आपका SQLite और बाकी किसी भी डेटाबेस के साथ चल जाए। क्यों? क्योंकि बीच में ये ORM आ गया, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर या मैपिंग जो है ना वो आ गई है। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपकी employee.cs है ना, ये एग्जैक्टली यही रहेगी, ये एग्जैक्टली यही रहेगी, ठीक है। अच्छा, जो चेंज आएगी ना वो appsetting.json में, ये जो आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये चेंज हो जाएगा। रीज़न, जो Oracle की हैंडशेकिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर की हैंडशेकिंग के प्रोटोकॉल से डिफरेंट हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि स्लाइटली डिफरेंट है। वहाँ पर भी आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ठीक है। वहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वहाँ पर भी आपकी डेटाबेस नेम होगी, और वहाँ पर जो सर्वर नेम होगा माइट भी IP हो या उसकी जो Oracle की जो सर्विस नेम होता है, यानी कि जो सर्विस नेम जो DBA बनाता है, वो सर्विस नेम होगा, ठीक है। तो ये कुछ ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना बेटा, ये Oracle के हवाले से डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, आपने क्या करना है, अगर आप इसको कोरिलेट करना चाहते हैं, एक तो आप इसको गूगल करें, दूसरा ये है बेटा, आप गूगल पे सर्च करें कनेक्शन स्ट्रिंग की जो आपके पास ऑप्शंस है ना, ये आप सर्च करें फॉर, आप इसको सर्च करें बेटा, इन्हें कि एक आप सर्च करेंगे फॉर SQL और दूसरी आप सर्च करेंगे फॉर Oracle,
ठीक है। एक साइट है, मेरे भी जहन में नहीं है, आप इसको प्लीज connectionstring.org है या कुछ इस तरह की साइट है, तो आप उस पर जाएं, वो आपको ऑरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएल लाइट, जितनी भी डेटाबेसेस हैं ना, उन सब के कनेक्शन स्ट्रिंग की ऑप्शंस, उसकी एग्जांपल जो ना उन्होंने शेयर की हुई हैं। बल्कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे, ये जो हमने एसक्यूएल सर्वर की अभी जो हमने यूज़ की है ना, ये हमने एक टाइप लिखी है, उसमें इसकी भी आपको ना कोई 6-7 मज़ीद टाइप्स मिल जाएंगी कि जी आप जो है ना वो लेट्स से यहाँ पर ये जो यूज़र नेम पासवर्ड बेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये यूज़र नेम पासवर्ड, ये एसक्यूएल सर्वर का यूज़र नेम पासवर्ड है, ठीक है। ये साथ जो है ना एसक्यूएल सर्वर का यूज़र नेम है ना, पासवर्ड हमने हमारे पास ये है, तो वो कहेगा जी अच्छा ये भी हो सकता है, फिर आपके पास विंडोज़ का भी हो सकता है, और भी कई ऑप्शन जो कि सिर्फ आपको माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिल जाएंगी, ऑरेकल के साथ मिल जाएंगी, बाकी डेटाबेसेस के साथ मिल जाएंगी। connectingstring.org आई थिंक सो साइट है, तो वहाँ पर ना आपको मिल जाएंगी। एक चेंज ये है बेटा, कनेक्शन स्ट्रिंग आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडर नेम आई थिंक सो अगर आप यहाँ पे स्किप भी करते हैं तो काम चलेगा, आप ट्राई कर लीजिएगा खुद ही इसको, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर माइट भी आपको ऑरेकल का आपको प्रोवाइडर जो है ना पिक करना पड़े। अच्छा, अब शाहजेब और बाकी क्लास बेटा, जो जहाँ पे चेंज आएगा वो ज़रा देखिएगा, जहाँ पे चेंज आएगा ना वो ज़रा देखिएगा, वो क्या है कि आपके पास ये जो NuGet पैकेज मैनेजर है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बेटा। मैं कुछ साइट्स में अभी मैंने आपके साथ जो है ना वो डिस्कस की हैं, और इसमें से एक ये NuGet पैकेज मैनेजर है, और एक बेटा एक साइट है, जहन से निकल गई है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। एक साइट आपका ये NuGet पैकेज मैनेजर है, यानी कि यहाँ पर आपको ये पैकेजेस आपकी बेतहाशा जो है ना आपको मिल जाएंगे। तो और आपको जो है ना ये एक तो है माइक्रोसॉफ्ट की है, माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड है, और इसको मेंटेन भी माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पर आपको लेटेस्ट चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको जो है ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग और काम आने वाली चीज़ जो है वो ये है कि ऑरेकल की जो ओरिजिनल साइट है ऑरेकल की, वहाँ आप जाएं या गूगल करें कि भाई एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और ऑरेकल की आपस में हैंडशेकिंग किस तरह से करनी है। 1 साल पहले या 6 महीने पहले कोई इतनी अच्छी हैंडशेकिंग अवेलेबल नहीं थी, अगर थी भी तो थर्ड पार्टी के थ्रू थी। अब ऑरेकल वालों ने, चूँकि मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, और कि और माइक्रोसॉफ्ट की जो EF की जो कोडिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है बेटा, ठीक है। और ये आपकी एसक्यूएल सर्वर के साथ, ये ऑरेकल के साथ बड़ी सी हैंडशेकिंग कर देती है। इवन माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पैकेजेस NuGet के थ्रू जो है ना अवेलेबल करवा दिए, जो कि EF कोर के साथ जो है ना वो चल सकते हैं। जो आपकी EF कोर से पहले, यानी कि या .NET कोर से पहले, जब आपके पास सिंपल MVC फ्रेमवर्क था, तो उसमें हैंडशेकिंग करवाने की ऑप्शंस थी, बट इट वाज डिफिकल्ट, काफ़ी ट्रिकी थी, जबकि अभी जो है ना वो काफ़ी आसान हो गई है। आप NuGet.org पे आएँ, यहाँ पर आप कहें जी, यहाँ पे ढूंढें ऑरेकल .NET कोर, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑरेकल लिखें, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, इस तरह से लिखें। अब ये देखिएगा जी, ये पहला ही मिल गया आपको कि जी ऑरेकल मैनेज डाटा एक्सेस कोर, ठीक हो गया। ये ऑरेकल वालों ने लिखा है, ये किसने लिखा है? ऑरेकल वालों ने लिखा है ये, ठीक है। इन्होंने ये बनाकर जो है ना ये EF कोर के लिए, कि फ्रंट एंड पे आपका EF कोर है, बैक एंड पे आपके पास जो है ना वो ऑरेकल है। ये जो है ना ऑरेकल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, ये एक्चुअल है बेटा। इसको आप सर्च करेंगे, मतलब इसको आप आएंगे, इसकी डिपेंडेंसीज ये खुद ब खुद उठा लेगा। अब इसको ना जरा देखिएगा, ये लॉन्च कब हुआ। ये जी इनिशियली लॉन्च हुआ था 24 जुलाई 2019 को, यानी कि 1 साल पहले कमोबेश। ये इससे पहले था ही नहीं, ठीक है, यानी कि इससे पहले था ही नहीं। EF कोर कब आया है, सॉरी .NET कोर कब आया है? .NET कोर आया है अराउंड इनिशियली जब ये लॉन्च हुआ था 2016 में, यानी कि 4 साल बाद। तो 4 साल पहले जो काम होता रहा वो आपकी जो लेगेसी MVC था, यानी कि जो MVC फ्रेमवर्क था, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का ये का अलग से अवेलेबल था, बट कोर के लिए नहीं था। कोर के लिए, यानी कि .NET कोर के लिए इन्होंने 24 जुलाई लास्ट ईयर जो है वो लॉन्च किया, और 2.19, और अभी इसका जो लेटेस्ट है ये अराउंड अ मंथ अगो बीटा 1 इन्होंने लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है, सॉरी ऑरेकल वालों ने। तो जो इनकी स्टेबल रिलीज है वो ये 2.19, इसको जब आप क्लिक करते हैं तो देखिएगा ये इनकी स्टेबल रिलीज है। यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसीज भी सारी मिल जाएंगी कि जी आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर रिलेशनल चाहिए, ऑरेकल मैनेज डाटा एक्सेस कोर चाहिए, ठीक है। ये जब आप करते हैं तो ये अगर आप ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन से मुराद ये कि आप अपने विजुअल स्टूडियो पर हैं और वहाँ से आप करेंगे, तो इसकी जितनी भी डिपेंडेंसीज, यानी कि वो
रिलेटेड पैकेजेस जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी रिमोट साइट पे लेके जाना चाहते हैं, रिमोट साइट पे इसको जो है ना किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पे लेकर जाना चाहते हैं, तो बेटा उसके लिए प्रोसीजर ये होगा कि आप डॉस से खुद इसको जो है ना डाउनलोड करेंगे। वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक लर्निंग कर्व है, उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना आपको जैसे इस प्रोजेक्ट की जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर आप इसके सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएँ तो बेटे यहाँ पे ज़रा देखिएगा, यहाँ पर डिपेंडेंसीज में आपको ये पैकेजेस, यानी कि इनिशियली तो नहीं होता ना, ये जब फर्स्ट टाइम आप ये एनजीओगेट पैकेजेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पैकेजेस अवेलेबल हो जाते हैं, एनजीओगेट एंटिटी फ्रेमवर्क के आगे और बाकी आगे। जब आप ओरेकल की इंस्टॉल करवाएंगे तो यहाँ पर आपको ओरेकल के पैकेजेस नज़र आएंगे, उनसे रिलेटेड पैकेजेस नज़र आएंगे बेटा। ठीक है, और आपने ये यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि अगर मैं कहता हूँ जी राइट क्लिक करूँ और मैं कहता हूँ जी कि मैनेज एनजीओगेट पैकेजेस पे आऊँ और यहाँ पे बेटा ब्राउज में मैं कहता हूँ जी ओरेकल, तो ये इसकी कीवर्ड की बेस पे सर्चिंग करेगा और आपको दिखा देगा। ये कह रहे हैं जी कि ओरेकल मैनेज डाटा एक्सेस कोर। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 2.63 मिलियन जो है टाइम्स डाउनलोड हुए हैं और उसका 2.19 जो है ना वो लेटेस्ट स्टेबल रिलीज है और इसकी जो है ना वो अपडेट भी, यानी कि 2. सर एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं करना ओरेकल का? सॉरी जी, थर्ड वन नंबर, जी जी फोर्थ जी नंबर जी पे सर। जी 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 ये अच्छा, ये असल में जी बिल्कुल, मैं सॉरी, आप सही कह रहे हैं। जस्ट सर नीचे वाला सर से भी सर। ठीक है जी, दिस वन जी, ओरेकल एंटिटी फ्रेमवर्क कोर जी। मैं भी कह रहा था कि उसका 3 पॉइंट समथिंग था, यहाँ पर ये 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका एसएम। तो ये बेटा ये देखिए, ये जब आप इसको डाउनलोड करते हैं ना तो ये इसकी डिपेंडेंसीज वगैरह हर चीज़ ना खुद उठा लेगा। और इसका आप इनिशियली अगर आप ये प्लीज़, ये अच्छी प्रैक्टिस होगी कि अगर आप लेट्स से अपने सॉफ्टवेयर हाउस में, अपनी कंपनी में या एक ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि आपने रेडी टू बी शिफ्ट है, या लेट्स से जो कि आपने विद इन अ मंथ आपने डिलीवर करनी है, तो नेवर गो फॉर बीटा रिलीजेस, गो फॉर स्टेबल रिलीजेस। ठीक है, ये 2.119 इसकी स्टेबल रिलीज है बेटा, उस पर जाएँ, इसको डाउनलोड करें तो ये इसकी डिपेंडेंसीज खुद आपके पास डाउनलोड कर देगा, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, रिलेशनल, और ये सारी खुद डाउनलोड कर देगा। ठीक है, तो ये एक चीज, दूसरी चेंज आपके पास ये आ गई, यानी कि पहली कनेक्शन स्ट्रिंग, दूसरी ये वाली चेंज। अच्छा, अब तीसरी चेंज क्या है बेटा? अब तीसरी चेंज ना थोड़ी सी, इसे कॉस्मेटिक चेंज कहें तो ज़्यादा जो है ना वो ठीक होगा, और कॉस्मेटिक चेंज फॉर डेवलपर जो है ना वो ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी है। थोड़ा सा वर्ड में थोड़ा सा हार्श में हो गया हूँ कि कॉस्मेटिक चेंज, बट कहना नहीं चाहिए बेटा, इसको कॉस्मेटिक चेंज भी नहीं कहना चाहिए। मैं अपने पास वापस लेता हूँ बेटा। हमें करना क्या है? अच्छा, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। कि तीसरी जो चेंज है ना वो यहाँ पर आएगी, वो यहाँ पर आएगी। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारी क्लास है ना बेटा, ये जो क्लास है, यहाँ पर आपने एनोटेशंस, TATIO, एनोटेशंस यूज करनी है बेटा, एनोटेशंस। अभी एनोटेशंस क्या है? अब आप इसके लिए गूगल करेंगे, फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा इस वक्त। ठीक है, जो लोग इस पे जाना चाहते हैं, ये थर्ड स्टेप है। और ये भी अगर ये अच्छा, जो एनोटेशंस का यूज़ है, या ओरेकल के साथ और क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है ना वो दोनों के साथ यूज़ कर सकते हैं। एनोटेशन बेसिकली हैं क्या, या इसकी ज़रूरत क्यों है? अब देखिएगा यहाँ पे आपके टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय। आपके एसक्यूएल सर्वर पे क्या बना? एम्प्लॉयज ही बना। आप इसको यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू, कि भाई इसका नाम एम्प्लॉय नहीं बनाना, इसका नाम बनाना है CS5। यहाँ पे इसकी क्लास का नेम एम्प्लॉय होगा, बट इसका जो टेबल बनेगा उसका नाम बनेगा CS5। यहाँ पर इसका कॉलम नेम है ID, लेट्स से ID। वहाँ पर आप कहेंगे जी इसका नाम, इसका जो है ना वो एम्प्लॉय ID बनाना है, यहाँ पे ID रहेगा। आप कहते हैं जी ये एम्प्लॉय, ये जो मेरे पास नेम है ना, इसको मैं कहूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू कह सकता हूँ, अभी एनोटेशन में करवा नहीं रहा आपको। ठीक है, मैं कह सकता हूँ जी ये आपने एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम बनाना है। ठीक है, तो लेकिन कोड के अंदर इसका नाम सिर्फ नेम होगा। तो रीज़न ये है कि माइट भी आपके पास एक ऐसी डेटाबेस ओरेकल की आई है, या आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भाई आपने बैकएंड पे ओरेकल यूज़ करनी है, और वो उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन होंगे ना वो आपने कॉलम्स के दरमियान में अंडरस्कोर्स जो है ना वो यूज़ करने हैं। तो बेटा उस वक्त आपको ये एनोटेशन यूज़ करनी पड़ती है। थर्ड चेंज आपके पास ये आएगी। क्यों? रीज़न इसकी ये है कि जब ओरेकल यूज़ करते हैं,
Oracle के अगर ओल्ड रिलीजेस आपके पास हैं या लेट्स से 11C या 12C आपके पास है, जो बाद वाली लेट्स से नहीं है, जो रिलीजेस हैं वो नहीं है आपके पास, तो फिर वो आपको कॉलम नेम्स पे ना आपको एरर देते हैं। वो कॉलम नेम अपने हिसाब से बनाएंगे। यहाँ पर अगर आपने एनोटेशंस यूज़ नहीं की ना तो वो कॉलम नेम खुद बनाएंगे। तो ये एक चीज़ है, ये आप गूगल कर लें इसको और गूगल से आपको आइडिया हो जाएगा। मैं अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इंशाल्लाह एनोटेशंस आपको रिव्यू करवा दूंगा, बट एट द एंड कि एसक्यूएल सर्वर के साथ आपको एनोटेशंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समटाइम्स वैलिडेशंस के लिए जो है ना ये एनोटेशंस यूज़ हो सकती हैं, टेबल्स नेम्स सेट करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, कॉलम नेम सेट करने के लिए यूज़ हो सकती हैं, और भी इसकी जो है ना वो इसकी जो है वो यूजेज है एनोटेशंस का, तो वो वहाँ पर हम वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थर्ड चेंज है जो कि आप करेंगे। बाकी फ्रंट एंड पे कोड पे कोई चेंज नहीं है, एनोटेशंस लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है। आपको एक जो है पैकेज जो है आपने लेना है वो Oracle का लेना है, और कनेक्शन स्ट्रिंग बेटा वो आपने यूज़ करना है। अच्छा, कनेक्शन स्ट्रिंग के हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग में मतलब ये तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एसक्यूएल सर्वर से आप Oracle के ऊपर गए, लेट्स से आप एक एसक्यूएल सर्वर से दूसरे एसक्यूएल सर्वर पे गए। फॉर एग्जांपल ये आपने ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपने अपनी लोकल डीबी के लिए या अपनी लोकल सॉफ्टवेयर हाउस के लिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ के लिए जो ना बनाया था, लेकिन जब आप इसको होस्ट करवाने जा रहे हैं तो फिर आपको जो है लेट्स से अपनी जो होस्टिंग कंपनी है जहाँ पर अपनी वेबसाइट होस्ट करवाने जा रहे हैं, अगर कनेक्शन स्ट्रिंग वो आपको एसक्यूएल सर्वर का चेंज देते हैं तो तब भी आपको एसक्यूएल सर्वर पे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग पे जो है वो चेंज तो करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी माइनर सी चेंजेस हैं बेटा, और ये डॉटनेट कोर में तो ये चेंजेस बहुत कम है। हाँ, जब आप जाते हैं ना इसके प्रीवियस फ्रेमवर्क पे तो वहाँ पे ये Oracle की डेवलपमेंट को हुकअप करने के लिए, यानी कि जिसमें कि आप MVC फ्रेमवर्क था सिंपली, तो वहाँ पे जो Oracle के जो कंपोनेंट्स थे वो थोड़े से ट्रिकी थे। उस ट्रिकी से मुराद ये क्योंकि वर्किंग ज़्यादा करनी पड़ती थी, वो उसको मैनेज करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर कोर पे ज़रा ज़्यादा स्टेबल इसकी रिलीज है और इस पर काफ़ी अच्छा काम हो रहा है बेटा। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताएं। नो सर। नो सर। शाहजेब क्लियर है बेटा आपको ये? जी सर क्लियर हो। ठीक है बेटा जी, चलिए बेटा मैं ये यहाँ पे सेशन क्लोज कर रहा हूँ। होपफुली जो क्वेश्चन आपके होंगे आप लोग इसको रिव्यू करेंगे, मैं भी थोड़ी देर में ये अपलोड कर दूंगा, तो आप इनको ज़रा प्लीज़ रिकॉल करें, इन सारी चीज़ों को देखें, रिव्यू करें, और सुबह जब इंशाल्लाह आफ्टर नमाज के सेशन में हम लोग आएंगे हम तो यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे बेटा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हम सबको अपने ज़मान में रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ बेटा। CR बेटा अटेंडेंस ले लीजिएगा प्लीज़।